दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगले क्वेश्चन संग्रह के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 443 नंबर से कह रहा है, किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या राष्ट्रपति की असमर्थता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे अब स। 444 नंबर है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकारों और भत्तों का हकदार होता है। वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता। वह संसद को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आंसर चला जाएगा, अर्थात वह राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकारों और भत्तों का हकदार होता है। वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता। वह संसद को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। 445 नंबर है, अनुमान समिति में कितने सदस्य होते हैं तथा यह संसद के किस सदन की समिति है? तो 30 सदस्य लोकसभा की। अच्छा, पहला ही आंसर हो गया, तो बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। 30 सदस्य और लोकसभा की। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब पहला है, राज्यसभा अपना नया सभापति चुनती है। वह राज्यसभा का सभापतित्व भी करता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सभापतित्व करता है। तो यहाँ जो 100 नंबर ऑप्शन है यही आंसर होगा। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सभापतित्व करता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह संसद का सदस्य होता है। वह संसद का एक भाग होता है। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित होता है या वह राज्यसभा का सदस्य होता है। तो 100 नंबर जो ऑप्शन है यही आंसर होगा। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित होता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य मंत्री। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। तो जो 100 है यही आंसर होगा। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य मंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। कौन सा कार्य मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल नहीं है? तो जो 2 नंबर है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना, यही शामिल नहीं है मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य में। 450 कह रहा है, किस स्थिति में मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होगा? प्रधानमंत्री की मृत्यु से या केंद्रीय गृह मंत्री के पद त्याग से या प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी से या प्रधानमंत्री के पद त्याग से। तो ब जो है ऑप्शन आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री के पद त्याग से। 451 मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य कौन से हैं? विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, नियुक्ति हेतु परामर्श संबंधी कार्य। तो कह रहा है कि यहाँ सभी ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएंगे, सभी सही हैं। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस आधार पर पदच्युत किया जा सकता है? तो कह रहा है, अक्षमता, कदाचार, असमर्थता या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है आंसर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? लोक लेखा समिति को, संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो यह संसद को देता है। अनुमान समिति के अध्यक्ष पद पर प्रायः किसे नियुक्त किया जाता है? अनुमान समिति। तो अनुमान समिति के अध्यक्ष पद पर सत्ताधारी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस रूप में अपना वेतन प्राप्त करता है? उपराष्ट्रपति का तो सभी जानते हैं कि वेतन नहीं होता है। तो वह जो राज्यसभा का सभापति होता है उसी का उसको वेतन मिलता है, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में। 2 नंबर जो ऑप्शन है आंसर होगा। वह पदाधिकारी कौन है जिसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता? तो पहला ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है वही होगा, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी।
क्या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किसी अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। 2 नंबर आंसर होगा। 458 नंबर है, क्या राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंड को क्षमा कर सकता है? तो हाँ, वह सैन्य न्यायालय के दंड को भी क्षमा कर सकता है। विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। किस अधिनियम के तहत संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? अधिनियम तो कह रहा है 1919 का अधिनियम, या 1909 का अधिनियम, या 1935 का अधिनियम, या 1947 का अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है, जो 100 नंबर ऑप्शन है, आंसर होगा। युद्ध एवं शांति की घोषणा करने तथा सशस्त्र बलों को अभिनियोजित करने के राष्ट्रपति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन कृत्य है, या यह अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित है? तो 2 नंबर जो है यही आंसर हो गया। तो आगे हम लोग देख लेंगे बाद में। निम्न का मिलान कीजिए। यो आयो लंबो लंबो। राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता। यह अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें सरकार की सामान्य नीतियों और भावी कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। तो क्या कह रहा है इसमें कि हाँ, मिलान कीजिए। तो दूसरा है, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सदनों का सत्रावसान करता है। तीसरा है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चौथा है, भारत में संसद के किसी सदन के सत्रावसान के परिणाम स्वरूप उसमें लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते। तो ये सभी किस किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो कह रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी क नंबर जो है, बार बार नहीं पढ़ेंगे, ये तो बहुत लंबा है ना, ये चला जाएगा अनुच्छेद 2, यानी इसमें अनुच्छेद 87 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। अब कह रहा है राष्ट्रपति समय समय पर यानी ख, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है, यानी 1 नंबर में। उसके बाद है ग, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो इसका अनुच्छेद 85(2) यानी ख में है। भारत में संसद यानी चौथा नंबर, तो अनुच्छेद 107 का 3 में इसका वर्णन है। 463 नंबर है, किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? तो धन विधेयक, या संविधान संशोधन विधेयक, या नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। तो यहाँ तीनों जो है ऑप्शन यही आंसर हो जाएंगे, यानी धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। तो राज्यसभा, अगला है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से किसकी अनुमति से धन का व्यय कर सकता है, यानी खर्च? लोकसभा की अनुमति से, उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लोक लेखा समिति की अनुमति से, या संसद की अनुमति से। तो ये जो 2 नंबर आंसर है वही होगा, उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वह आकस्मिक निधि का उपयोग खुद के मर्जी से कर सकता है। क्या संसद द्वारा पारित किसी धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से इनकार कर सकता है? तो नहीं, इनकार नहीं कर सकता। 2 नंबर जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। संसद द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक, विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति कौन सा निर्णय ले सकता है? तो कह रहा है उसे अपनी अनुमति से विधारित कर सकता है, उसे अपनी अनुमति दे सकता है, संसद को उस विधेयक पर पुनर्विचार हेतु कह सकता है, या उपरोक्त सभी निर्णय ले सकता है। तो वह सभी निर्णय ले सकता है। विधायन की किन सूचियों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, या राज्य सूची और समवर्ती सूची? तो संघ सूची और समवर्ती सूची जो 100 नंबर है आंसर होगा, कर सकता है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? कह रहा है संबंधित उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तो यहाँ 1, 2, 3 तीनों आंसर हो जाए। 470 नंबर है, क्या राष्ट्रपति किसी संवैधानिक प्रश्न पर दिए गए उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो नहीं, वह बाध्य नहीं है।
किसी संवैधानिक या सार्वजनिक प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श के संबंध में क्या सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है? तो कह रहा है नहीं, हाँ संविधान इस संबंध में मौन है, या हाँ लेकिन राजनीतिक प्रश्न पर नहीं। तो द नंबर जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। अगला है अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कब की जा सकती है? कह रहा है कि जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक उपद्रव की संभावना हो, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या होने की संभावना हो, जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई हो, या जब देश में वित्तीय संकट पैदा हो गया हो। तो इसका जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गया है या होने की संभावना है, ब नंबर जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आपात की उद्घोषणा के संबंध में दी गई मंत्रिमंडल की सलाह को क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? पहला है नहीं, दूसरा है यह उसके विवेक पर निर्भर है, तीसरा वह महान्यायवादी से परामर्श ले सकता है, चौथा मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को वह मानने के लिए बाध्य है। तो जो द नंबर है इतना लंबा चौड़ा यही आंसर होगा। अवशिष्ट विषय वे हैं, पहला है जिन पर केंद्र सरकार का अनन्य अधिकार है, दूसरा जिनका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है, तीसरा जो राज्यपाल के अधिकार में है, या द नंबर उपरोक्त अ और ब दोनों। तो जो अ और ब दोनों यानी द नंबर आंसर होगा। 475 नंबर है वित्त आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त जहां आ गया वहां प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। आपात की उद्घोषणा के दौरान संघ सरकार क्या नहीं कर सकती? वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है, वह राज्य सरकारों को प्रशासकीय निर्देश दे सकती है, वह नागरिकों को बिना कारण बताए कारागार में डाल सकती है, या वह राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। तो वह स नंबर नहीं कर सकती, यानी वह नागरिकों को बिना कारण बताए कारागार में डाल सकती है। 477 नंबर है राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कब? राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो कह रहा है अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25-28 या अनुच्छेद 20-22। तो अनुच्छेद 19। अगला है लोकसभा के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? क्या? लोकसभा के, ठीक है। तो राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयोग, लोकसभा का अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राष्ट्रपति ऑप्शन जो है आंसर होगा। क्या राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा किसी एक या कुछ भागों के लिए भी हो सकती है? नहीं, केवल सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए। हाँ, केवल अर्जित राज्य क्षेत्र के संबंध में। तो हाँ। अगला है आंतरिक अशांति के आधार पर क्या राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा जारी कर सकता है? तो नहीं, केवल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा दी गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की अनुमति प्राप्त होनी आवश्यक है? तो यह एकदम 1 माह के अंदर। जो पहला ऑप्शन है वही आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा क्या न्यायिक समीक्षा से बाहर है? तो नहीं, न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने हेतु किन शर्तों का होना आवश्यक है? तो यदि अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल लागू हो, दूसरा यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य की परिस्थितियां चुनावों के अनुकूल नहीं हो। तो यहाँ दोनों ऑप्शन जो है आंसर हो जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों। संविधान के किस संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संसद के संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? 16वें संशोधन द्वारा या 11वें संशोधन द्वारा या 27वें संशोधन द्वारा या 23वें संशोधन द्वारा? तो 11वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब आ गया कथन और कारण वाला। भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा कारण दे रहा है चुनाव में अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है जिस पर उसे विश्वास हो कि उक्त दल सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकता है तथा संविधान के अनुसार सरकार चला सकता है। तो यहाँ दोनों सही हैं, यानी ए और आर, कारण और कथन दोनों।
486 नंबर है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और कारण कह रहा है प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो 486 नंबर का ए यानी कथन सही है, कारण भी सही है, बट कहते हैं ना कि इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है सही होते हुए भी। 487 नंबर है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की संवैधानिकता को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। कारण दे रहा है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मौखिक सिफारिश पर करता है। तो सही है ए नंबर और आर बिल्कुल गलत है। कथन कह रहा है अगला, राष्ट्रपति के बिना भारतीय संसद अधूरी है और कारण कह रहा है भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहाँ तो दोनों बिल्कुल सही हैं, ए और आर। यह संसद तीनों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। एकदम ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 489 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को क्षमा करने तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति अपील या न्यायालय के रूप में काम नहीं करता, बल्कि इसका उद्देश्य मात्र इतना होता है कि यदि न्यायपालिका से कोई भूल हो जाए तो उसे सुधार दिया जाए। तो 489 नंबर का ए और आर दोनों सही हैं। कथन कारण 490, वित्तीय आपात की उद्घोषणा होने पर भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कारण कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर निर्भर या भारित होते हैं। तो 490 का ए नंबर गलत है और आर सही है। ए नंबर गलत है, आर सही है। 491 नंबर कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है और कारण कह रहा है उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ ए गलत है और आर सही है। 492 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है। तो संपूर्ण निषेधाधिकार है या निलंबक निषेधाधिकार है या जैवी निषेधाधिकार है या उपरोक्त सभी का संचय। तो यहाँ जो 2 नंबर है यही आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी का संचय। 493 नंबर है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो कह रहा है कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है सुमेलित करें राष्ट्रपति की पदावधि। दूसरा है उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और गणपूर्ति। तो गणपूर्ति जो नीचे है ग यह 100 अनुच्छेद में है 100 में। उपराष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी ग नंबर जो है तो यह अनुच्छेद 27 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी ख नंबर जो है अनुच्छेद 67 में वर्णित है और राष्ट्रपति की पदावधि जो 56 है इसमें वर्णित है। संसद की प्रत्येक सामान्य बैठक का प्रारंभ होता है, सामान्य बैठक प्रश्नकाल से शुरू होती है। 1 नंबर सही होगा। अगला है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है। तो कितने हो सकती हैं? 6 मास, 6.5 मास, 7 मास या 7.5 मास। तो 6 मास आंसर होगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और व्यक्तिगत। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का क्या होता है? विधायी अधिकार होता है, यानी आ नंबर आंसर होगा। सुमेलित कीजिए अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 54 में वर्णित है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में वर्णित है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का वर्णन। 499 नंबर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है।
ऑप्शन है स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, लोकसभा के अनुरोध पर, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो मंत्रिपरिषद का लिखित परामर्श पर। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की वित्तीय समिति है? लोक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति या उपरोक्त तीनों वित्तीय समितियां हैं? तो तीनों वित्तीय समितियां हैं। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं? तो लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासन समिति, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति आंसर होगा। लोक लेखा समिति के संबंध में क्या असत्य है? वह संसद की संयुक्त समिति है, इसका अध्यक्ष भारत सरकार का वित्त मंत्री होता है, इसके सभापति की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है या इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो इसका जो 100 नंबर है ये ऑप्शन सही होगा, यानी असत्य है। अगला है मिलान कीजिए। जैल सिंह क्या कह रहा है? अच्छा नहीं, मिलान नहीं है, सॉरी। किस क्रम में निम्न व्यक्तियों ने भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया, उसे इंगित कीजिए। जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन और एन संजीवा रेड्डी। तो दोस्तों पहला नंबर हो जाएगा एन संजीवा रेड्डी, यानी 3। और मैंने जाकिर हुसैन पढ़ा और एन संजीवा रेड्डी बोल रही हूँ। ये जाकिर हुसैन जो है ये फर्स्ट नंबर होगा, एन संजीवा रेड्डी दूसरे नंबर पे, जैल सिंह तीसरे नंबर पर और शंकर दयाल शर्मा चौथे नंबर पर राष्ट्रपति पद को धारण किए थे या ग्रहण किए थे। अगला है सुमेलित कीजिए। अध्यादेश जारी करना, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना, संयुक्त बैठक बुलाना या धन प्रस्ताव को प्रस्तुत करना। तो अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में वर्णित है, 123 में वर्णित है। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना अनुच्छेद 111 में वर्णित है। संयुक्त बैठक बुलाना यह अनुच्छेद 108 में वर्णित है और धन प्रस्ताव को प्रस्तुत करना अनुच्छेद 109 में वर्णित है। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यह उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। 506 नंबर है भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, भारत की जनता में या भारत की संसद में? तो भारत की जनता में निवास करती है। संसदीय शासन के अधीन प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में क्या सत्य नहीं है? वह संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है या इतना लंबा है ना, अच्छा, वह राज्याध्यक्ष को निम्न सदन को भंग करने की सिफारिश कर सकता है या वह किसी भी समय निम्न सदन को भंग कर सकता है या वह अपने मंत्रियों को किसी भी समय बर्खास्त करने की सिफारिश राज्याध्यक्ष से कर सकता है। तो जो 100 नंबर है यही आंसर होगा, अर्थात वह किसी भी समय निम्न सदन को भंग कर सकता है। कौन भारत में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का धारक है? तो कह रहा है कि संविधान, संसद और राज्यों के विधान मंडल सम्मिलित रूप से या भारत की जनता। तो यहाँ भारत की जनता आंसर होगा। भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो कह रहा है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संसद को, राष्ट्रपति को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो यहाँ संसद को आंसर होगा, संसद को अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र के संसदीय प्रतिमान में कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो यहाँ जो लास्ट है यही आंसर होगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले वे प्रश्न कौन से होते हैं जिनका उत्तर संबंधित मंत्री मौखिक रूप से देता है, यानी बोलकर? तो तारांकित प्रश्न आंसर होगा, तारांकित प्रश्न। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते किसमें वर्णित है? संसद सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, संसद में प्रक्रिया संबंधी नियम, अंग्रेजी को संसद के कार्य की भाषा बनाने संबंधी नियम और संसद में गणपूर्ति।
तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते जिस अनुच्छेद में वर्णित है वह है 106, अनुच्छेद 106। दूसरा है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, यह है अनुच्छेद 105। तीसरा है संसद में प्रक्रिया संबंधी निगम, तो यह है अनुच्छेद 118। और अंग्रेजी को संसद के कार्य की भाषा बनाने संबंधी नियम, तो यह है अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 120। और संसद में गणपूर्ति सीधे 1 नंबर में पहुंचा देंगे, आंसर हो जाए। 513 नंबर है भारत की, जूम करना मैं भूल गई। भारत की संसद को किन विषयों पर कानून बनाने से पूर्व जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की अनुमति लेनी होगी? तो कह रहा है राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य का नाम, राज्य के किसी भाग के व्यय को प्रभावित करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि। तो तीनों 1, 2 और 3 आंसर होंगे। अगला है दो या अधिक राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो यह तो संसद ही कर सकता है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किसी संघ राज्य क्षेत्र को क्या संसद का दर्जा प्रदान कर सकती है? तो कह रहा है नहीं। दूसरा ऑप्शन है संबंधित क्षेत्र में जनमत संग्रह करवा कर। तीसरा है हाँ, तो तीसरा ही ऑप्शन आंसर होगा। संसद की किस समिति को लघु लोकसभा कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को कहते हैं। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कर दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर संबंध मंत्री को मौखिक रूप से देना पड़ता है। अल्प सूचना प्रश्न वह है जो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले से संबंधित हो। तारांकित प्रश्नों का उत्तर संबंध मंत्री को लिखित रूप से देना पड़ता है। किसी ऐसे प्रश्न से उत्पन्न होने वाले मामलों को जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका हो, आधे घंटे की चर्चा में लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में उठाया जाता है। तो यहाँ अल्प सूचना ये 2 नंबर और 4 नंबर आंसर होंगे। अल्प सूचना प्रश्न वह है जो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले से संबंधित हो। और चौथा ये लंबा वाला पढ़ लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? तो प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो 100 नंबर जो है आंसर होगा। 519 नंबर है राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? कहते हैं ना विधेयक गिर गया। तो ऑप्शन है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, प्रधानमंत्री को त्याग देना पड़ेगा, सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आ नंबर आंसर होगा, यानी राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। हमारे संसदीय प्रणाली में प्रत्येक ऑप्शन है प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आ नंबर आंसर होगा प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय व्यवस्था में चक्रों के भीतर चक्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? चक्रों के भीतर चक्र, तो यह मंत्रिमंडल के लिए किया जाता है। आ नंबर आंसर होगा। संसदीय प्रजातंत्र के भारतीय प्रतिमान में मंत्रिपरिषद का गठन होता है फ्रांस की मंत्रिपरिषद की तरह, ब्रिटिश मंत्रिपरिषद की तरह, अमेरिकी मंत्रिपरिषद की तरह। तो यहाँ नंबर ही जो है ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रदत्त विधायन का प्रमुख कारण है विधेयन के तकनीकी पक्ष पर विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता, विधायिका पर अत्यधिक कार्यभार का होना, कार्यपालिका का आदेश ओदश दिया है, आदेश देने संबंधी अधिकार एक अनिवार्यता है या उपरोक्त में से सही, मतलब सभी सही। तो अ और ब यानी 1 और 2, अ और ब नहीं 1 और 2 आंसर हो जाएंगे। संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने समय तक राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश प्रभावी रहता है? तो
तो यह 6 सप्ताह तक आंसर होगा ब नंबर। राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद के अनुमोदन के अभाव में कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो 6 माह क्या है? 6 माह तक, किंतु राष्ट्रपति उसे पुनः जारी कर सकता है। 526 नंबर है, कौन से प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? तो वित्त आयोग का, या संघ लोक सेवा आयोग का, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, या भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी का। तो यहाँ 2 और 3 जो है ऑप्शन आंसर होंगे संघ लोक सेवा आयोग का और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। क्या राज्यसभा के किसी मनोनीत सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है? तो हाँ, बनाया जा सकता है, ऑप्शन स आंसर होगा। क्या संसद संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन कर सकती है? तो नहीं कर सकती। यहाँ अ नंबर जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? पहला है, संविधान संशोधन विधेयक प्रथमतः केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है पर राज्यसभा को नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रथमतः प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रथमतः केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अ नंबर आंसर होगा। अगला है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या के संबंध में क्या सत्य है? 530 राज्यों के और 20 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत अधिकतम जो होंगे। 540 राज्यों के और 10 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि, 525 राज्यों के और 15 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। चौथा है 520 राज्यों के और 25 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो जो अ नंबर है यही ऑप्शन होगा, यानी आंसर 530 राज्यों के और 20 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 2 सदस्य जिसे राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाएगा। अधिकतम हो सकते हैं इतने ही। संसद के संबंध में निश्चित स्थिति क्या है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य प्लस राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो ब नंबर जो है यही आंसर होगा। राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया है जनता द्वारा, किसका? राज्यसभा का। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति, मत पद्धति, प्रादेशिक निर्वाचन पद्धति। तो जो स है यही आंसर होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।